आइए साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारे हर रोज 50 प्रश्न करने की सीरीज में आज हमारे यह 5वां लेक्चर है। साथियों, इससे पहले हमने 2 सेट बड़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज से हम सेट 3 स्टार्ट करेंगे। तो इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक वस्तु वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है और वेग आधा हो, तो उसका संवेग क्या होगा? बोल रहा है कि द्रव्यमान जो है 4 गुना हो जाता है और वेग जो है आधा हो जाता है, ठीक है? तो उसका संवेग क्या होगा? साथियों, संवेग का फॉर्मूला जो होता है, संवेग होता है, संवेग बराबर जो होता है P बराबर mv होता है, mv। ठीक है, ये m मास है और v जो है वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि द्रव्यमान यानी कि m जो है वो 4 गुना हो जाता है, तो m की जगह पे 4m लिख देते हैं। और बोल रहा है वेलोसिटी जो है आधा हो जाता है, v की जगह पे v/2 लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, v/2 लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे इसको 2 2 जो 4 कट जाएगा, तो ये आएगा 2mv। ठीक है, इसमें देखिए ये mv है और ये 2mv हो जा रहा है, तो चेंजेस कितना का हो रहा है? दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोगुना, दोगुना होगा इसका आंसर। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है विग्रह नहीं है? विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास विग्रह जो है सही नहीं है? ठीक है, बोला इसमें से जो भी समास विग्रह दिया गया उसमें से कौन सा सही नहीं है? नीचे बोल रहा है सेना नायक मतलब सेना का नायक, ये तो सही है। ऋण मुक्ति मतलब ऋण से मुक्ति, ये भी सही है। ये बोल रहा है गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, ये भी सही है। ये बोल रहा है कि राज्यसभा राज्य के लिए साथियों, राज्य की सभा का मतलब राज्य के लिए सभा नहीं होता। ठीक है, ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा मतलब बोल रहा है राज्य के लिए सभा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। साथियों, बोल रहा है कि जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? साथियों, जीव द्रव्य का नाम जो है, करेंगे इसको, जीव द्रव्य का नाम जो है पुरकिंजे ने दिया था, पुरकिंजे ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रक बोलेगा तो केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, कोशिका बोलेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्टन किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? साथियों, ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से है। ठीक है, करेंगे इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा, बोल रहा है कि किसी भी जो डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए जो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा F7। F7 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार, साथियों इस तरह के प्रश्न को जो हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को याद करेंगे, रटेंगे। ठीक है, करेंगे इसको, देखिए होता है कि नहीं। तो इसका आंसर जो है शाकले हो जाएगा, शाकले। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसको करेंगे। इसमें क्या है कि केंद्र दिया है और 1857 की क्रांति का जो नेता है, वो नेता का नाम दिया और कहाँ से वो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो नाना साहब जो है, नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका आंसर तो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व पूछ रहा है, तो बारदोली सत्याग्रह का प्रश्न ये भी करेगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक, और प्रश्न पूछ रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और इसी आंदोलन के बाद जो है महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था। इस आंदोलन के बाद जो है महिलाओं ने इनको जो है सरदार का उपाधि दिया था, वल्लभ भाई पटेल को। किसी का उपाधि? सरदार। प्रश्न आता है कि किस आंदोलन के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिले? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित देशों में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक जो है विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत करता है? तो विश्व बैंक जो है विभिन्न देशों को प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पे जो है वर्गीकृत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न है 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? साथियों, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे पुट करेंगे वैल्यू, देखिए इसमें क्या है कि r का वैल्यू दिया ही हुआ है। ठीक है, इसको पुट कर देंगे। 3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 डाल देंगे। 22/7 इंटू r² जगह पे 14 इंटू 14। जब इसको सॉल्व करेंगे 7×2 = 14, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1848। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। साथियों, कहीं भी जब प्रश्न में मूलों की प्रकृति अगर पूछे तो याद रखें कि एक होता है b² - 4ac। जो भी उसमें द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें b² - 4ac निकाल लेंगे। ठीक है, b² - 4ac। और अगर यह b² - 4ac अगर जीरो से बड़ा आया, अगर जीरो से बड़ा आया तो इसका जो प्रकृति होगा असमान, असमान और वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। एक सेकंड साथियों। ठीक, वास्तविक होगा। और अगर b² - 4ac का वैल्यू जो है अगर जीरो के बराबर आ गया तो इसका मान समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, और अगर इस b² - 4ac का वैल्यू जो है स्मॉलर देन जीरो आ गया, स्मॉलर देन जीरो, तब इसका वैल्यू जो आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू काल्पनिक होगा। मतलब काल्पनिक करने का मतलब है कि इसका वैल्यू जो है माइनस में होगा। ठीक है, सॉरी, इसका वैल्यू काल्पनिक होगा। और जीरो से छोटा अगर आ रहा है b² - 4ac का वैल्यू तो इसका जो वैल्यू होगा काल्पनिक होगा, काल्पनिक। ठीक, तो इसमें तो समझ गए। तो इसमें जो क्या है, पहले b² - 4ac निकाल लेते हैं इस प्रश्न का। ठीक, ये इसका समीकरण दिया हुआ है, b² - 4ac निकालते हैं तो b² - 4ac। ठीक है, b कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 - 4। a कितना है? a है 5 और c है 1। ये है ना, इसको वैल्यू निकालेंगे। 9 - 4 5 20 और 20। वैल्यू क्या आया? -11 आया। हम बोले थे जब जीरो से छोटा आता है, जब जीरो से छोटा आता है तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। -11 जो है जीरो से छोटा है ना, तो जीरो से जब छोटा आएगा तो उसका उसका जो वैल्यू आएगा वो काल्पनिक होगा। ठीक है, इसका देखते हैं। इसका मतलब है कि इसका काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं। जैसे सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कोई वैल्यू, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, यही इसका आंसर है, कोई वास्तविक मूल इसका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि a/b/c दिया हुआ है, निकालना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c ये निकालना है। साधारण पर कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ, ए बी सी का वैल्यू को पुट कर देंगे। इसमें ए बी सी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो होगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। देखिए, ये रेशियो आया, लेकिन ऑप्शन में ऐसे तो दिया नहीं हुआ है। ऑप्शन में सिर्फ न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो कुछ कोई ऐसा संख्या लेंगे, कोई ऐसा संख्या लेंगे जिससे जो इस तीनों के नीचे वाले से कट जाए। ठीक है, तो इसमें तो उससे अच्छा है कि जो नीचे का तीनों वैल्यू जो है उसका जो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे।
2 3 और 4 का एलसीएम आएगा, 2 3 और 4 का जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आएगा 12, ठीक है। जो जो भी एलसीएम आएगा उसको इस तीनों डिजिट, इस तीनों जो भिन्न दिया गया है, इस तीनों भिन्न से जो है उस एलसीएम को गुना कर देंगे, ठीक है। रेशियो में गुना तो कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। मानिए कि हम 1/2 × 12 लिखें और इधर रेशियो में जो है 1/3 × 12 लिखें, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मान के आपको लग रहा है कि काहे गुना कर, आप काट दीजिए, तो काट देंगे तो वैल्यू बराबर आ जाएगा, तो वैल्यू में कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। जब वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा तो हम गुना कर सकते हैं। उसके बाद इधर भी जो है 1/4 × 12 कर देंगे, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12, इसका आंसर आ जाएगा 6:4:3, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये दिया हुआ है एक, ये बोल रहा है इसका योग बताने के लिए, ठीक है। साथियों इसको जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं, एपी से। इसको लोग समांतर समांतर श्रेणी जो जिसको बोलते होंगे उससे भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए एस एन का फॉर्मूला जो होता है ना, एस एन का फॉर्मूला जो लगता है, एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू ए प्लस n-1, एक सेकेंड, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। इसमें वैल्यू हमको पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अगर आप इसको गौर से देखिएगा, जिसमें ए तो दिया हुआ है, ए तो चलिए मान लेंगे हम कि ए इसमें है, ठीक है। एक सेकंड साथियों, हाँ ए करेंगे तो ए का वैल्यू तो है, ए मतलब पहला मतलब 42, ए भी है, डी भी निकल जाएगा। लेकिन निकालना हमको पड़ेगा एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एन निकालने के लिए जो है हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला से जो है हम n निकाल लेंगे। n कैसे निकाल लेंगे, तो a का वैल्यू पता ही है, a का वैल्यू पता ही है, d का वैल्यू पता ही है, और tn मतलब लास्ट टर्म पता ही है, ठीक है। माने कि उल्टा भी चलते हैं, इधर से 6 से स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट टर्म तो पता है कि 42, तो यहाँ पे tn डालेंगे, ठीक है। और इससे जो क्या हम एन निकल जाएगा। जब एन निकालेंगे ना इसे, ठीक है, तो एन का वैल्यू जो भी आएगा, एन का वैल्यू जो भी आएगा उसको इस एन के जगह पे डालिए, और ए की जगह पे ए का वैल्यू डालिए डालिए और डी की जगह पे डी का वैल्यू डालिए, तो उसका एस एन का वैल्यू आ जाएगा। एस एन का इसको आप कीजिएगा, अगर माने कि आपको आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, हमको इसका पर्सनली तौर पर भेज देंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन है, इसको जरूर कीजिएगा, बता दिए। फिर टी एन निकालिएगा, टी एन से एन निकाल लीजिएगा, ठीक है। और एन के वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो एस एन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब इसको निकालिएगा, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 240, ठीक है। आप निकाल के देखिएगा, कोई समस्या होता है जो बताइएगा। 240 आएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है। भारत में जो है झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है, जिसे वेबर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है। बोल रहा है कि झूमिंग कृषि को जो है वेबर या दहिया जो है किस राज्य में कहा जाता है। साथियों झूमिंग कृषि को जो है वेबर या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ कहा जाता है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेवेली नेवेली लिग्नाइट नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। साथियों नेवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान जो है की शुरुआत किस वर्ष हुई है। साथियों गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत जो है 1985 में हुई है, 1985 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांटे और चूषक किस वर्ग के जीवों के विशेष गुण हैं। साथियों कांटे और चूषक प्लेटी हेलमिंथेज के विशेष गुण, प्लेटी हेलमिंथेज के किसके, प्लेटी हेलमिंथेज के, ठीक है। साथियों प्लेटी हेलमिंथेज का अर्थ जो होता है, प्लेटी हेलमिंथेज का अर्थ जो है चिपटे कृमि होता है, चिपटा कृमि। क्या, चिपटा कृमि।
ठीक, समझ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के डैश जिले में है। साथियों, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है बिहार के भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में। साथियों, प्रश्न करेगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कब मनाया था? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। ठीक। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके अच्छा सॉरी, कृष्णा नदी जल विवाद डैश बांध से संबंधित है। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है, तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है श्री शैलम बांध से संबंधित है, श्री शैलम बांध से संबंधित है, श्री शैलम बांध से संबंधित है। साथियों, ये विवाद जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जो कृष्णा नदी जो गुजरती है ना, यही से ये गुजरती है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के जो है, महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक में और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद के विशेष बल देने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं साथियों निपात। हिंदी का प्रश्न कर लेंगे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। साथियों, सुजोरागत क्या है? इसमें कुछ है नहीं, बचपन से पढ़ते आए हैं सुजोरागत स्वागत होता है। कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? साथियों, लक्ष्य जो रखा गया था साथियों 33% पे, 33% पे जो है, एक सेकंड, हाँ 33% पे रखा गया था। पूछेगा कि राष्ट्रीय वन नीति 2023 में जो आया है, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 जो आया है, वन रिपोर्ट में अभी जो है भारत में कुल कितना प्रतिशत भूभाग पर जो है वन है? तो अभी जो है भारत में 25.17% पे जो है वन। ठीक है, लक्ष्य कितना है? 33%। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1200 रुपया धनराशि पर 4 महीने के लिए 720 सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखिए इसमें क्या है कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मूलधन दिया गया है, टाइम भी दिया गया है 4 महीना, और ये जो है ऐसा ही दिया हुआ है 2720। निकालना है रेट, रेट निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इसको। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है पी आर टी बाई 100, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट और टी से टाइम। ठीक है, इस पे जो है वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक, वैल्यू जब पुट करेंगे तो एसआई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एसआई का वैल्यू जो दिया हुआ है, एसआई का वैल्यू दिया हुआ है 720। ठीक है, पी आर टी, पी कितना दिया है 12,000, आर कितना दिया है, आर ही तो निकालना है, टी कितना दिया है 4 महीना। देखिए साथियों 4 महीना दिया है, लेकिन इसमें जो वैल्यू जब टी का डालते हैं ना वो वर्थ में डालते हैं, तो 4 महीना को जो साल में बदलेंगे तो क्या होगा 4/12 कितना हो जाएगा? 4/12 ही तो होगा, 12 से भाग दे देंगे तो साल निकल जाएगा। अब आके नीचे 100 था ही, ये वाला 100 तो यहाँ आएगा ना नीचे वाला। ठीक है, इस वैल्यू को जब इसको सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 है ना, 4 हाँ 36 दूना 36 चौका 14 14 18 72। ठीक है, इसको कीजिएगा। ठीक है, इसको जो सॉल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 18%, वैल्यू आ जाएगा इसका 18%। ठीक, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सॉल्व कर लिए हैं आप, सॉल्व कीजिएगा इसको, इसका वैल्यू आ जाएगा 18%, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्रायंगल एबीसी में बीसी जो है, बनाते हैं ट्रायंगल। बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी और सी में जो है बीसी जो है
ये ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। और एंगल बी जो है 70 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है कि एंगल ए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये कितना हो जाएगा, ठीक। निकालेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। निकाल मान लेते हैं कि इसका जो है, देखिए इतना जान लीजिए, जब ये दोनों एंगल, ये दोनों जो है, ये दोनों जो बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, तो ये और ये एंगल जो है सेम ही होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है सेम ही होगा। मान लेते हैं कि एक्स है, ये भी एक्स है, तो 70 प्लस एक्स, ठीक है, 70 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 170 प्लस एक्स कितना होगा, 180। इसमें जब इस पे जब निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू जो आएगा 55 डिग्री आएगा, 55 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। मानिए कि एंगल ए नहीं पूछ के एंगल सी भी पूछता ना, तो इसका सी का वैल्यू भी जो है 55 ही होता। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मीना अपने वेतन का 12 सही 1/2% बचाती है, ठीक है, और 35,000 खर्च करने के बाद उसका वेतन रुपए में कितना है? करेंगे इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मीना अपने वेतन का 12 सही 1/2% बचाती है, ठीक है। तो 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या बनता है? 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन जो बनता है 1/8 बनता है, क्या? 1/8, ठीक है। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि मीना जो है, ये देखिए 8 का 12, देखिए अगर मानिए 12 सही 1/2% 1/8, इसका मतलब क्या है कि 8 का 12.5% एक है, 8 का 12.5% जो है वही तो क्या है, एक है। यही तो बोल रहा है कि 8 का 12.5% एक है, ठीक है, 8 का 12.5% एक है, 8 का 12.5% एक है। तो मान लेते हैं कि मीना का जो कुल आय था, मीना का मीना का जो टोटल जो इनकम था वो क्या था, मीना का टोटल इनकम जो है 8 यूनिट था। मान लेते हैं कि मीना का टोटल इनकम जो है 8 यूनिट था, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट में से क्या बोल रहा है कि 12.5% जो है वो बचाती है, मतलब 8 में से 1 बचाती है, 8 में से 1 बचाती है। तो 8 में से 1 बचाती है तो खर्चा कितना करती है? 8 में से 1 बचाती है तो खर्चा कितना करती है? 7 यूनिट खर्चा करती है। 8 में से 1 बचाती है तो खर्चा कितना करती है? 7। यही बात हुआ ना। देखिए बोल रहा है कि 8 जो है, इसका 12.5% जो है वो क्या क्या कर देती है, बचाती है। तो 8 का 12.5% मतलब 1 है, तो 8 यूनिट में से 1 यूनिट जो है वो बचाती है, तो खर्चा कितना करती है? 7 यूनिट। और जो बचाती है कितना, उसको दिया वैल्यू दिया गया, तो 7 यूनिट जो है, 7 यूनिट का वैल्यू जो दिया है 35,000 दिया हुआ है, 35,000, ठीक है। तो जो 7 यूनिट का वैल्यू 35,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5,000, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5,000, ठीक है। निकालना क्या है? निकालना है हम लोग को उसका कुल वेतन। तो कुल वेतन कितना माने हैं? उसका कुल वेतन कितना माने हैं? 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 5,000, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40,000, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं कोई समस्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान 40, तत्व के नाभिक का प्रतीक है। किस तत्व के नाभिक का प्रतीक है? सिंपल बात है, बोल रहा है कि परमाणु संख्या 18 किसका है। सिंपल बात है, ये तो कर ही लेंगे। आर्गन एयर जो है, करेंगे आर्गन आर्गन एयर कर लेता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। साथियों, जंतु जगत का जो सबसे बड़ा समूह है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जो है ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक के को यूकैरियोटिक से अलग करता है? बोलता है कि कौन सा गुण जो है प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है। तो करेंगे, पढ़ेंगे चारों ऑप्शन। इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति। देखिए प्रोकैरियोटिक में जो होता है ना, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो इसलिए यही जो है इसको अलग करने का वो। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, बोला कि इस किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें जो है CH3CH2OH, CH3C डबल OH हो जा रहा है, ठीक है।
अ, 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 ये जो है, ये हो जाएगा साथियों ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक हो जाएगा ये। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? ये प्रश्न कर रहा है कि अपमार्जक क्या है। करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे साथियों। अपमार्जक जो है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ये बी इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम, पीएच मान के बढ़ने का सही क्रम पूछ रहा है। ठीक, करेंगे इसको। साथियों इसका सही आंसर जो है, सही आंसर इसका हो जाएगा सेंधा नमक, बेकिंग सोडा। हाँ, बी इसका हो जाएगा आंसर, बी। सेंधा नमक, उससे ज्यादा बेकिंग सोडा का, उससे ज्यादा जो है धोने वाला सोडा, उसका तो बुझा हुआ सोडा, सॉरी बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता है? असमान गति को पढ़ेंगे इसको, साधारण सा क्वेश्चन है। एक वस्तु का समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना, ये तो है समान, बिल्कुल बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अम्ल। अम्ल जो है नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न। सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु जो है साथियों, सबसे अधिक तन्य धातु जो है सोना होता है, सोना। साथियों सोना के जो है 1 ग्राम से जो है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा, इतना ज्यादा तन्य होता है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और सबसे ज्यादा तन्य जो है लोहा ही होता है। सोचिए ना, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु कोशिका में, सॉरी जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती। ठीक, बोले वनस्पति तेल में जो है कौन सा कार्बन श्रृंखला होता है और जंतु वसा में कौन सा श्रृंखला होता है। करेंगे इसको। साथियों वनस्पति तेल में जो है साधारणतः जो है लंबी असंतृप्त, और जंतु वसा में जो है संतृप्त। सी आंसर हो जाएगा इसका, सी। सी, ठीक। अगला प्रश्न। ब्रह्मोस जो है विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखना है इसमें कौन सही है कौन गलत। ठीक है, ब्रह्मोस जो है विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सही है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ना, गलत। आंसर हो जाएगा एक। ठीक, साथियों अभी प्रश्न करेगा S-400 के बारे में। तो S-400 जो है कहाँ से लिए हम लोग? रसिया से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निसार क्या है? निसार। तो निसार जो है इसरो और नासा द्वारा विकसित विकसित एक रडार है, सी इसका आंसर हो जाएगा, रडार है। अगला प्रश्न है भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो भारतीय कैबिनेट ने जो है किस दिवस को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो ये घोषित किया है 23 अगस्त को। क्या इसको किया है? 23 अगस्त को। तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए भारत जो है 23 अगस्त 2024 को जो है अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, क्योंकि ये क्या है, चंद्रमा को छूते हुए इसका जो विषय जो था, जो पहला जो मनाया गया था 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया, उसमें जिसका विषय जो था चंद्रमा को छूते हुए, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, इसलिए जो इसका विषय था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया? साथियों दौरा किया था किसने? अमेरिका। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा
ग्रेटर काजीरंगा में। डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को दिए? तो ब्रह्मोस जो है पहला बैच किसको दिया है? को दिया है, करेंगे इसको, फिलीपींस। फिलीपींस को दिए। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार के किस स्थान से बुद्ध के तांबे की मूर्ति मिली है? साथियों बुद्ध के तांबे की मूर्ति मूर्ति जो है सुल्तानगंज से मिली। कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर जो है 61.80, क्या कहे? 61.80। ठीक है। साथियों प्रश्न आता है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले का है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है, सर्वाधिक कहाँ का है? रोहतास का। रोहतास। कितना है? 73.37%। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है? साथियों तटीय मैदान का भाग जो है इसमें तो जो है कौन नहीं है? कोरोमंडल तो है ही, कोंकण, मलाबार, तराई नहीं है साथियों, तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में? साथियों पेरियार बाघ रिजर्व जो है, पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है, केरल में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? साथियों इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कौन प्रयुक्त नहीं होता? गूगल टॉक, फेसबुक मैसेंजर हो सकता है, गूगल हैंगआउट्स ये भी हो सकता है, साथियों वर्ल्ड प्रेस। वर्ल्ड प्रेस इंस्टेंट मैसेजिंग थोड़ी करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। कालाजार बीमारी का रोगाणु है, कालाजार रोगाणु का जो कालाजार बीमारी का रोगाणु जो है क्या है? कालाजार बीमारी का रोगाणु जो है लिस्मेनिया है, लिस्मेनिया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन मदद करता है? साथियों समसूत्री विभाजन जो मदद करता है, समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त कोशिका उत्तक की वृद्धि और मरम्मत में। ठीक है, उपकला उत्तक उसी का होता है। ठीक। समसूत्री विभाजन जो है उसी में मदद करता है। बोल रहा है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए किया जाता है? तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है परमाणुीय नाभिक के रूप में। साथ ही रदरफोर्ड ही जो थे, जो पहली बार बताया था कि परमाणु में जो है नाभिक भी होता है। ठीक है, ये क्या किए थे? अल्फा कण का जो है, अल्फा कण का वो किए थे। उसके बाद जो इन्होंने इसका खोज किया था, केंद्रक का। ठीक, नाभिक का खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? साथियों हस्त कौन सा बोला कि निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है? ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पट्टचित्र। पट्टचित्र। ठीक है, बोलेगा पट्टचित्र जो है बिहार का नहीं है। पट्टचित्र है कहाँ का? तो पट्टचित्र जो है उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोला योर्स जो है किस चीज का एग्जाम्पल है? साथियों योर्स बोल रहा है कि किस चीज का एग्जाम्पल? योर्स जो है पोजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, पोजेसिव प्रोनाउन। आंसर हो जाएगा सी। ठीक। साथियों इस तरह से जो है हमने आज 50 प्रश्न कर लिया है सेट 3 का। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल आएगा, जिसमें हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। ठीक, इस 50 प्रश्नों को आप अच्छे से करें। ठीक, भाई कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक, हो गया फिर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।